पिछले भाग में आपने देखा ढोला और मारू की बचपन में शादी हो जाती है। उन दोनों के परिजनों में यह तय हुआ कि जब ये जवान हो जाएंगे तब इनका मुखलावा, जिसे गोना भी बोलते हैं, कर देंगे। जवान होते होते ढोला तो अपनी पत्नी मारू को भूल जाता है और उसके पिता उसकी दूसरी शादी मालवण नाम की एक रहीश राजकुमारी के साथ कर देते हैं। पर उधर मारू अपने पति ढोला को नहीं भूली थी। वो जब जवान हुई तो उसके पिता और उसने अनेकों संदेशवाहकों को ढोला को बुलाने के पत्र देकर नरवरगढ़ भेजा। पर ढोला की पत्नी मालवण ने राज्य के बाहर अपने सिपाहियों को तैनात किया हुआ था, जो पूंगल से आने वाले संदेशवाहकों को मृत्यु के घाट उतार देते थे। मारू का कोई भी पत्र ढोला तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब हार कर मारू के पिता यानी राजा पिंगल अपने राज्य के सबसे समझदार पुरोहित भामसेन को संदेश देकर ढोला के राज्य यानी नरवरगढ़ भेजते हैं। जाते हुए राजकुमारी मारू भी उनको एक पत्र में अपने दिल का सारा हाल लिखते हुए वो पत्र सिर्फ उसके पति यानी ढोला को ही देने की हिदायत देती है। तब भामसेन रूप बदलकर दाढ़ी जाति का रूप बनाकर नरवरगढ़ जाता है। दाढ़ी जाति उस समय गाने बजाने के लिए जानी जाती थी। भामसेन नरवरगढ़ राज्य के बाहर खड़े मालवण के पहरेदारों को किसी तरह चकमा देकर राज्य में प्रवेश कर जाता है। तब उसे एक कुम्हारिन मिलती है। उसे रास्ते में एक कुम्हारिन मिली। भामसेन ने उस कुम्हारिन को कुछ मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की और बोला, हमारे रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान बताओ। कुम्हारिन का घर दरबार के समीप ही था। अंततः उसने भामसेन को अपने घर के पास ही डेरा डालने की इजाजत दे दी। भामसेन वहां डेरा डालकर उचित अवसर की तलाश में अपने दिन काटने लगा। उधर राजकुमारी मारू भी गिन गिन कर दिन काट रही थी। एक दिन शाम का समय था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वातावरण बड़ा ही शांत था। तब कुम्हारिन भामसेन के पास आई और बोली, यही सबसे उचित अवसर है राजकुमार ढोला से मिलने का। वो अभी राज दरबार में बैठे हुए हैं। अवसर की तलाश में बैठे भामसेन को और क्या चाहिए था। उसने तुरंत अपने वाद्य यंत्र उठाए और जोर जोर से राज दरबार के बाहर ढोला और मारू के गीत गाने लगा। तू कहाँ अनजान बन बैठा रे ढोला, मारू देखे रे तेरी बाट। तू क्यों भुला बैठा बचपन का वो गठजोड़, मारू देखे रे ढोला तेरी बाट। दरबार के अंदर बैठे राजकुमार ढोला के कानों से जब ये स्वर टकराए तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत एक सिपाही को आदेश दे उस गाने वाले को अंदर बुलाने को कहा। निर्देश मिलते ही सिपाही दाढ़ी वेशधारी भामसेन को अंदर बुला लाए। राजकुमार ढोला ने उसे निर्देश दिया कि जो गीत अभी तुम बाहर गा रहे थे एक बार फिर से गाकर सुनाओ। हुक्म मिलते ही दाढ़ी का रूप धारण किए भामसेन बड़ी मस्ती के साथ सुरीली आवाज में दोहों के रूप में फिर से राजकुमारी मारू और ढोला की बीती हुई कहानी सुनाने लगा। दाढ़ी को कहानी सुनाते सुनाते आधी रात बीत गई। राजकुमार ढोला ने जब राजकुमारी मारवण द्वारा लिखे हुए वो विरह भरे दोहे दाढ़ी के मुख से सुने तो वो अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने दाढ़ी से पूछा, ये ढोला मारू कौन है? तब दाढ़ी बोला, पूंगल की वो रहने वाली, राजा पिंगल की वो खास, बालपन में हुई वो शादी, भूली ना बिल्कुल पास। मारवण जिसका नाम, पूंगल की वो उजियार। दाढ़ी को बीच में ही रोकते हुए राजकुमार ढोला बोल पड़ा, आप कृपया ऐसी पहेलियां ना बुझाए, मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो भी हकीकत है वो आप मुझे साफ साफ बताएं। राजकुमार ढोला की ये बात सुन दाढ़ी बोला, हे महाराज, हकीकत बयां करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर आपको हकीकत ही जाननी है तो कृपया सभा में मौजूद इन बड़े बूढ़ों से पूछो, ये सब हकीकत जानते हैं। दाढ़ी की बात सुन कुंवर ढोला ने राजसभा में मौजूद बुजुर्गों से भी हकीकत जाननी चाहिए, पर मालवण के भय से राजसभा में मौजूद किसी भी बुजुर्ग सदस्य की मुंह खोलने तक की हिम्मत न हुई। वो बस कह पाए तो बस इतना ही कि सब इस दाढ़ी से ही जान लो। उनकी बात सुन कुंवर ढोला हैरान था कि क्यों कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अंततः जब राजकुमार ढोला ने उस दाढ़ी से ही पूछा तो उस दाढ़ी यानी भामसेन ने राजकुमार को बताना प्रारंभ किया। तो सुनो राजकुंवर, मैं पूंगल देश से महाराज पिंगल का भेजा हुआ दूत हूँ, जो आपको ये याद दिलाने आया था कि बचपन में आपका विवाह राजा पिंगल की चहेती पुत्री राजकुमारी मारवण के साथ हो चुका है। भामसेन राजकुंवर के साथ राजा पिंगल और राजकुमारी मारवण के बारे में विस्तृत चर्चा करता है। फिर वो राजकुंवर के आगे राजकुमारी मारवण के रूप सौंदर्य का बखान करता है और कहता है, कुंवर सा वो दिखने में ऐसी कि सुंदरता की देवी भी उसके सामने तुच्छ नजर आए। उसके मृग से नयन, लंबे केश, चंद्रमुखी सा चेहरा, बगुले सा रंग,
कंचन जैसी कामनी, और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मारवण तो साक्षात रूप का अवतार है। भामसेन द्वारा बताए गए शब्दों के अनुरूप जब राजकुमार ढोला ने राजकुमारी मारवण का चित्र अपने मन में बनाया तो उसकी अनुभूति मात्र से ही वो सिहर उठा। वो स्वयं पर घोर पश्चाताप करता हुआ आत्मग्लानि से भर गया। उसे खुद के ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था कि आखिर क्यों वो अपनी पहली पत्नी को भूल गया। राजकुंवर ढोला अभी मन के भंवर में डूबा ही हुआ था कि भामसेन ने अपनी पगड़ी से राजकुमारी मारू का वो निजी पत्र, जो उसे राजकुमारी मारू ने सिर्फ अपने पति यानी राजकुंवर ढोला को सौंपने के लिए दिया था, निकालते हुए राजकुंवर ढोला को सौंप दिया और बोला, हे कुंवर सा, मैं बड़ा बचते बचाते पत्र सहित आप तक पहुंच पाया हूं। भामसेन की बात सुन ढोला के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आते हैं। तब उनका आशय समझ भामसेन कुंवर के आगे मालवण और उसके द्वारा तैनात किए गए बेरहम शस्त्रधारी पहरेदारों का पूरा ब्यौरा कह सुनाता है कि कैसे मालवण के उन निर्दयी सैनिकों ने पूंगल से राजकुमारी मारू का संदेश लेकर आने वाले सैकड़ों संदेशवाहकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। आगे भामसेन बोला, मैं बड़ी ही मुश्किल से छल कपट का सहारा लेते हुए राजकुमारी मारवण का ये पत्र आप तक पहुंचाने में सक्षम हुआ हूं। भामसेन की बात सुन पहले से ही पश्चाताप के सागर में डूबे राजकुमार ढोला की आंखें भर आती हैं। राजकुमारी मारू द्वारा लिखे उस पत्र को वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। एकांत में जाकर बेसब्र से होते हुए राजकुंवर ढोला जब राजकुमारी मारू के पत्र को खोलकर देखते हैं तो उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। राजकुमारी मारवण की घनी घनी मनोहार तथा उनका हृदय ताप पत्र में अंकित था। उस पत्र में राजकुमारी मारवण द्वारा अपने पति ढोला से वहां आने और उसको ले जाने के लिए बार बार की गई हार्दिक विनतियां थी और उन विनतियों के साथ राजकुमारी मारू ने अपने हृदय की गहरी पीड़ा का हाल उस पत्र के द्वारा बयां किया हुआ था। भरे हुए नेत्रों के साथ राजकुंवर ढोला उस पत्र को इस प्रकार अपने हृदय से लगाए हुए थे जैसे वो राजकुमारी मारवण के उस पत्र को अपने हृदय में सम्माहित कर लेंगे। राजकुमारी मारू का वो आत्मा को झकझोर देने वाला पत्र, ये सब राजकुमार ढोला की रूह को हिला देने वाला था। उसने पत्र के जरिए जब मारू के दिल का हाल जाना तो उसका हृदय भी फट पड़ने के लिए तैयार था। कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है वो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। सब झांत होने के बाद ढोला के मन में भी राजकुमारी मारू से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा जाग उठी। दूसरी तरफ दाढ़ी यानी भामसेन राजा पिंगल द्वारा लिखा हुआ पत्र राजा नल और रानी दमयंती के हवाले कर देते हैं, जिसमें राजा पिंगल ने राजा नल से राजकुमार ढोला को पूंगल भेजने और मारवण को ले जाने का अनुरोध किया था। वो पत्र पाकर राजा नल और रानी दमयंती बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भामसेन का बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया। दाढ़ी यानी भामसेन जब चलने लगा तो राजकुमार ढोला ने उसे बहुत सारा धन और घोड़े आदि देकर बड़े ही सम्मान के साथ राज्य की सीमा तक विदाई दी और राजकुमारी मारू के लिए एक पत्र लिखकर दाढ़ी को सौंपा, जिसमें ढोला ने लिखा था, मैं भी तुमसे मिलने को बड़ा ही व्याकुल हूँ प्रिय। बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने के लिए पूंगल आऊंगा। मेरा जीव तुम्हारे ही पास है। अब तुम्हारे बिना एक एक पल कई कई युगों के समान बीत रहा है। दाढ़ी ढोला का वो पत्र लेकर पूंगल की तरफ रवाना हो जाता है। दाढ़ी को विदा करने के बाद ढोला सीधा अपनी माँ रानी दमयंती के पास गया और बोला, माँ, मेरा विवाह बचपन में ही हो चुका है। ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? आखिर क्यों अब तक मुझे मेरी पत्नी मारू के बारे में नहीं बतलाया? अपने पुत्र को यूं खफा देख रानी दमयंती बोली, बेटा, मैंने तो कितनी ही बार तुम्हें सब बतलाना चाहा, पर हर बार तुम्हारे पिता के कारण मैं रुक गई। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दूसरा विवाह होने से पहले तुम्हें ये सब पता चले। माता दमयंती की बात सुन कुछ देर राजकुमार ढोला खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए उसने अपनी माँ से निवेदन किया कि अब वो उन्हें राजकुमारी मारू को लाने के लिए पूंगल जाने की आज्ञा दे दे। रानी दमयंती स्नेहपूर्वक अपने पुत्र को पूंगल जाने की स्वीकृति देती हुई बोली, देख लो बेटा, यदि तुम्हारी बहू मालवण तुम्हें जाने दे तो अवश्य जाओ। माँ की व्यंग भरी वाणी सुन राजकुमार ढोला तिलमिला उठा और गुस्से के साथ पैर पटकता हुआ रानी मालवण के महल में पहुंच गया। मालवण के कक्ष के अंदर दाखिल होने से पहले गुस्साए ढोला ने ना तो अपने पैरों की जूती बाहर निकाली और ना स्नेहपूर्वक मालवण के साथ बात की। बस गुस्से से चुपचाप मुंह फुलाकर एक ओर बैठ गया। दरअसल बचपन में हो चुके विवाह और राजकुमारी मारू का पत्र पढ़ने के बाद राजकुमार ढोला के मन में मारू के लिए अवश्य ही प्यार उमड़ रहा था, पर आज से पहले तक रानी मालवण ने भी
उसे अपने प्रेम में इस कदर जकड़ रखा था कि वो सीधे सीधे एकदम से अपनी पत्नी मालवण का विरोध भी न कर सका। अपने पति को यूं मुंह फुलाए देख राजकुमारी मालवण हैरान थी। जब उसने राजकुमार ढोला को खाने का थाल परोसा तो राजकुमार ने उसे भी वापस लौटा दिया। ढोला के इस व्यवहार से मालवण ने खिन्न होते हुए उससे उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार ढोला ने मालवण को दाढ़ी के आगमन से लेकर मारू के पत्र तक का सारा हाल कह सुनाया। मालवण बड़ी ही चतुर स्त्री थी। उसे पहले से ही ये आभास हो चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बड़े ही सहज भाव के साथ अदाएं बिखेरती हुई बोली, ओ मेरे प्यारे पति, आप बड़े ही भोले हो। बचपन के दुष्ट गृह का दुर्योग टालने के लिए एक नीच घराने की लड़की से आपका विवाह कर दिया। अगर आप उसी नीच घराने की लड़की के पास जाने की बात कर रहे हैं तो बेशक जा सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी ये बात अच्छे से समझ लो कि आपकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो अन्य लोगों से पूछ सकते हो। मालवण ने इसी मौके की खातिर पहले से ही कुछ व्यक्तियों को तैयार किया हुआ था। मालवण के भय से उन सभी ने उसके कथन को सत्य बताते हुए उसकी पुष्टि की, पर राजकुमार ढोला को अब भी मालवण की बातों पर विश्वास ना हुआ। अंततः उसने एक धनवान पुरोहित श्री कर्ण को सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा। उधर पूंगल में राजा पिंगल द्वारा भेजा हुआ दाढ़ी यानी भामसेन वापस पहुंच चुका था। उसने राजा पिंगल को शुभ समाचार दिया कि जल्दी ही राजकुंवर ढोला मारू को लेने के लिए यहाँ प्रस्थान करेंगे। भामसेन की बात सुन राजा पिंगल और रानी उमादे अत्यंत हर्षित हुए। भामसेन ने राजकुमार ढोला का लिखा हुआ वो पत्र भी राजकुमारी मारू के हवाले कर दिया। उस पत्र को जब राजकुमारी मारू ने देखा तो इतने दिनों से उसके अंदर जल रही विरह की अग्नि कुछ शांत हुई। वो खुश थी कि जल्दी ही उसका पति उसे लेने के लिए पूंगल आने वाला है। लगभग 10 दिन की यात्रा के बाद राजकुमार ढोला का भेजा पुरोहित श्री कर्ण भी पूंगल जा पहुंचा। राजा पिंगल ने जब पुरोहित से उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजकुमार ढोला ने उसे राजकुमारी मारू के साथ हुए उनके विवाह की सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा है। आगे पुरोहित बोला, हे महाराज, हमारे राजकुमार ढोला का जी अब तो राजकुमारी मारू में ही बसता है। ये जानकर राजा पिंगल अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने पुरोहित का अच्छे से आदर सत्कार किया। सब कुछ जान समझकर जब पुरोहित वापस नरवरगढ़ जाने लगा तब राजकुमारी मारू पुरोहित के पास आई और उसके सम्मुख अपना दुख व्यक्त किया। तब पुरोहित राजकुमारी मारू से बोला, हे राजकुमारी, आप अपनी चिंता को बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि बहुत ही जल्द राजकुमार ढोला मुकलावे के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपको ये वचन देता हूँ। राजा पिंगल ने भी पुरोहित को विदाई के समय पर्याप्त मात्रा में धन दौलत दी। पुरोहित खुशी खुशी नरवरगढ़ की तरफ चल पड़ता है। लंबी यात्रा के पश्चात जब पुरोहित नरवरगढ़ पहुंचा तो रात का वक्त हो चुका था। असमय जानकर उसने इस वक्त महल में जाना उचित नहीं समझा। सोचा अब तो कल सुबह जाकर ही राजकुमार ढोला को शुभ समाचार सुनाऊंगा, और वो सीधा अपने घर आ गया। उसी समय राजकुमार ढोला भी यथा तथ्य जानने के लिए पुरोहित के घर छिपकर बैठ गया। पुरोहित जब घर आया तब पुरोहितानी ने उससे पूछा, तुम जिस कार्य के लिए गए थे उसमें तुम्हें कितनी सत्यता मिली? तब पुरोहित ने दोहा कहा जिसमें राजकुमारी मारवण के सौंदर्य और अन्य गुणों का बखान था। पुरोहित के मुख से राजकुमारी मारू का यथा तथ्य वृतांत सुनकर ढोला खुशी खुशी राजमहल लौट आया। अब ढोला के मन के अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। संदेह तो पहले भी नहीं था, ये भी रानी मालवण का बोया हुआ बीज था, जिस कारण पुरोहित को पूंगल भेजना पड़ा। सुबह होने पर पुरोहित ने राजकुमार ढोला को ज्यों की त्यों बात बता दी। पुरोहित को विदा कर राजकुमार ढोला सीधे अपनी पत्नी मालवण के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक रानी से इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं दिसावर हो आऊं, वहां से तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लाऊंगा। दरअसल राजकुमार ढोला की मीठी वाणी और दिसावर जाने के लिए पूछना, इन सब के पीछे उसकी पूंगल जाने की योजना थी। वे जल्दी से कोई न कोई बहाना करके राजकुमारी मारू के पास जाना चाहते थे, पर मालवण के आगे ढोला की चतुराई कहाँ चलने वाली थी भला। ढोला की बात सुनते ही वो समझ चुकी थी कि वो तो बस पूंगल जाने के बहाने ढूंढ रहा है। इस प्रकार राजकुमार ढोला ने अनेक बहाने बनाए, पर रानी मालवण ने सभी को इनकार कर दिया। आखिरकार ढोला ने विवश होते हुए अपने मन में चल रहे यथा सत्य को पत्नी मालवण के आगे उगल दिया और बोला, वो राजकुमारी मारू के पास जाना चाहता है। ढोला की ये सीधी सीधी बात सुन मालवण सिर से लेकर पैरों तक जल भुन गई।
और विरह की मारी वहीं खड़े खड़े मूर्छित हो गई। बड़े यत्नों के बाद जब उसे होश आया तो वो राजकुमार ढोला से कहने लगी, आप पूंगल अवश्य चले जाना, पर अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। राजस्थान वैसे ही बहुत गर्म इलाका है, इन दिनों में तो वहां सब कुछ तप रहा होगा। अंततः आप गर्मियों के बीत जाने के बाद पूंगल चले जाना। गर्मियां जाने के बाद जब वर्षा ऋतु आई तब उसने बाढ़ का बहाना बनाते हुए ढोला को रोक लिया। सर्दियां आई तो वो ढोला से बोली, इतनी कंपकपाती सर्दी में तुम कहाँ जाओगे। इस तरह मालवण ने हर ऋतु में कोई ना कोई बहाना देकर ढोला को रोक लिया। राजकुमार ढोला का मन, आत्मा, जीव सब राजकुमारी मारू में रम चुका था। उसकी आंखें हमेशा अश्रुओं से भरी रहती, पर मालवण थी कि उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। आखिरकार ढोला की हालत देखते हुए पत्नी मालवणी ने उसके सामने एक शर्त रखी, जब तक मैं जागूं तुम मेरे पास मेरे सामने रहोगे, जब मैं सो जाऊं तो तुम बेशक मारू से मिलने के लिए पूंगल चले जाना। राजकुमार ढोला को भी रानी की ये बात अच्छी लगी। सोचा कभी ना कभी तो रानी सोएगी ही, पर मालवण इतनी आसानी से कहाँ सोने वाली थी। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समय हो जाए, पर वो सोएगी नहीं। ऐसे ही एक के बाद एक करके मालवण ने 15 दिन बिना पलक झपकाए निकाल दिए। रानी के दृढ़ निश्चय को देख ढोला ने एक योजना बनाई और उसने सोने का नाटक किया। पति ढोला को सोया जानकर मालवण ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी थोड़ी देर नींद ले लूं। थोड़ी ही देर में मालवण गहरी नींद में चली गई। तब राजकुमार ढोला चुपके से उठा और ऊंट पर सवार होते हुए तेजी से ऊंट को पूंगल की तरफ दौड़ा दिया। ऊंट के फुफकारने की आवाज से मालवण की आंख खुल गई। देखा तो पति ढोला सेज पर नहीं है। उसका हृदय कुहुक उठा। फिर आनन फानन में अपने तोते सुप्रा को एक संदेश देकर ढोला के पास भेजा। मालवण अब भी किसी तरह कुंवर ढोला को वापस बुलाने के प्रयत्न कर रही थी। मालवण के तोता सुप्रा ने तेजी से उड़ते हुए रास्ते में ही ढोला को पकड़ लिया और उसे रानी मालवण की मृत्यु का समाचार सुनाया। वस्तु स्थिति समझते हुए ढोला ने एक दोहा कहा, जिसमें उसने कहा कि जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है, और अगर सच में ही रानी मालवण मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है तो मेरा वहां अब क्या काम। इतना कहते हुए ढोला ऊंट को हाँकते हुए उसकी रफ्तार और तेज कर देता है। राजकुमार ढोला की अडिग मनोदशा समझ तोता सुप्रा वापस लौट जाता है और मालवण को सूचित करता है कि वो कुंवर ढोला को रोकने में असमर्थ रहा। इधर ढोला तेजी के साथ चलते हुए पुष्कर की सीमा में प्रवेश कर जाता है। पुष्कर के तालाब पर जब ढोला ने तोरण स्तंभ देखे तो लोगों से उनके बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि यहाँ राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू का विवाह हुआ था। ये उसी की निशानी है। कुंवर ढोला राजकुमारी मारवण के साथ हुए अपने विवाह के स्मृति चिन्ह देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। एक नए जोश के साथ और अधिक तेजी से ढोला पूंगल की तरफ बढ़ चलता है। लंबे सफर के बाद ढोला आखिरकार पूंगल पहुंच ही जाता है और पूंगल के बाग में रुककर अपने ऊंट को कुएं से पानी पिलाने लगता है। उधर से मारू भी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए बाग में प्रवेश करती है। न तो कुंवर ढोला ने मारू को पहले कभी देखा था और न ही मारू ने ढोला को। दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी अपरिचित थे। देवयोग हुआ कि भामसेन उधर से गुजर रहा था। उसने कुंवर ढोला को देखा तो राजकुमारी मारू को अवगत करवाया। जिस पति के लिए वो पल पल मर रही थी, जिसका उसने इतना लंबा इंतजार किया था, उसको इतने पास देख उसकी धड़कनें पूरी गति से दौड़ने लगीं। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। मारे लाज लज्जा के बेचारी राजकुमारी भागकर अपनी सखियों के बीच जा घुसी। ढोला तो अब तक इस बात से अनजान था कि उसकी प्रियतमा यही है। ऊंट को जलपान कराने के बाद वो अपनी यात्रा की थकान उतारने के लिए कुछ देर विश्राम करने लग जाता है। उधर भामसेन तेजी के साथ राजा पिंगल के पास जाता है और उन्हें कुंवर ढोला के आने की बधाई देता है। बिना एक भी पल गवाए अत्यंत हर्षित मन से राजा पिंगल अपने दामाद ढोला को लाने के लिए शाही बाग की तरफ चल पड़ते हैं। बाग में पहुंचकर आदर सहित उन्होंने ढोला को अपना परिचय दिया और बड़े भव्य तरीके से अपने दामाद ढोला का स्वागत किया और उसे पूरे मान सम्मान सहित अपने साथ दरबार में लेकर आए। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल छा गया। सारी खबर पाकर रानी उमादे भी फूली नहीं समा रही थी। राजकुमारी मारू का 16 श्रृंगार किया गया। पूरे शरीर पर चंदन आदि का लेप लगाया गया। उधर लंबे सफर से थके हारे राजकुमार ढोला के लिए भी स्नान आदि का प्रबंध किया। अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर कुंवर ढोला नई पोशाक धारण करते हैं। उनको विश्राम गृह में ठहरा दिया जाता है। कुछ ही देर में
जैसे आसमान में तारों के बीच चांद चमकता है, वैसे ही राजकुमारी मारू अपनी सखियों के बीच चमकती हुई लाज शर्म की मारी राजकुमार ढोला के पास आती है। उसकी सखियां उसे कमरे के अंदर धक्का देते हुए वहां से भाग जाती है। इस सारे शोर शराबे से कुंवर ढोला का ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला जाता है। देखा तो मारू खड़ी थी। उसके रूप रंग और चेहरे पर छाई शर्म की लालिमा देख उसे समझते देर न लगी कि ये उसकी पत्नी मारू ही है। वो ठगा सा खड़ा राजकुमारी मारू के सौंदर्य को निहारता रह गया। बेचारी मारवण मारे शर्म के धरती में समाई जा रही थी। तंद्रा टूटी तो राजकुमार ढोला धीरे से राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी मारू ऐसे सिर झुकाए खड़ी थी मानो फर्श की वो बारीक दरारें ही उसकी दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हो। ढोला के कदमों की आहट सुनकर वो और भी सिमट गई। क्षण भर के लिए ढोला उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में उन दोनों के दिलों की धड़कनें बड़ी ही तेजी के साथ गूंज रही थीं। ढोला ने बड़े ही प्रेम पूर्वक राजकुमारी मारू की ठोड़ी को पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया। ये पहली बार था जब उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थीं। इस सुहाने दृश्य में मानो समय भी रुक सा गया था। दोनों की आंखों में शर्म, इंतजार, प्यार, आदर और चाहत के भाव थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे पता नहीं कितने ही जन्मों के बिछड़े हुए प्रेमी मिले हों। नई नवेली पत्नी के साथ बड़े ही आनंद से रहते हुए जब ढोला को ससुराल में कई दिन बीत गए, तब ढोला राजा पिंगल के पास जाकर उन्हें विदा करने का निवेदन करते हैं। राजा पिंगल ने उनको और रुकने का आग्रह किया, पर कुंवर ढोला जाने पर ही बल देते रहे। अंततः राजा पिंगल ढोला की बात मान जाते हैं और उनसे उनके जाने की तैयारी आदि करने के लिए 2 दिन का समय और मांगते हैं। पुराने समय में जब राजा महाराजा अपनी पुत्री को पहली बार विदा करते थे तो उनके लिए बड़ा ही भव्य रथ बनवाकर उसी में बिठाकर उनको विदा किया जाता था। राजा की बात सुन ढोला ने आग्रह किया कि उन्हें किसी प्रकार के रथ की आवश्यकता नहीं है, वे राजकुमारी मारू के साथ ऊंट पर ही नरवरगढ़ चले जाएंगे। तब राजा पिंगल ने कुंवर ढोला को उसके दुश्मन उमर सुमरा के बारे में बताया और उन्हें अकेले जाने से मना किया। ढोला उनकी बात मान लेते हैं। अगले दिन राजा पिंगल और रानी उमादे बड़े ही सम्मान के साथ धन आदि देकर अपनी बेटी मारू को कुंवर ढोला के साथ विदा कर देते हैं। राजकुंवर ढोला मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। राजा पिंगल ने कई शस्त्रधारी घुड़सवार सैनिकों और मारवण की कुछ सहेलियों को भी उनके साथ साथ रवाना कर दिया। दूसरी ओर जब उमर सुमरा को यह खबर मिली कि ढोला अपनी पत्नी मारू के साथ पूंगल से निकल चुका है, तो उसने पूरी तैयारी कर ली। उसका इरादा था कि ढोला को मारकर उसकी पत्नी मारू को छीन लेंगे। दूसरी तरफ ढोला मारू के ऊंट की तेज गति के कारण राजा पिंगल द्वारा भेजे गए शस्त्रधारी सैनिक काफी पीछे छूट गए थे। इधर ढोला और मारू बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में ढोला ने मारू से पूछा कि वो कैसे इतने दिन उसके बिना रही। मारू ने बताया कि उसने बड़ी ही मुश्किल से उन दिनों को सिर्फ और सिर्फ आपके आने की उम्मीद में काटा है। बातों बातों में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उमर सुमारा ने बीच रास्ते अपने सैनिकों के साथ उनका रास्ता अवरुद्ध किया हुआ था। पर राजकुमार ढोला उमर सुमारा और उसके शस्त्र बल को देख तनिक भी न घबराए और बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए उमर सुमरा के सैनिकों को एक एक करके पछाड़ते चले गए। जिस समय ढोला उन सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे, तब एक सैनिक ढोला मारू के ऊंट के पैर बांधने लगा। ढोला को वो दिखा तो उसने तुरंत तलवार से उसे घायल कर दिया, पर तब तक वो ऊंट का एक पैर बांध चुका था। ढोला उनके साथ लड़े जा रहे थे और सैनिक आते जा रहे थे। तब मारू ने ढोला को कहा कि हम ऐसे इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, हम अकेले हैं और ये सैकड़ों, बुद्धिमानी इसी में है कि कैसे भी करके यहाँ से निकल आ जाए। ढोला को भी राजकुमारी की बात उचित जान पड़ी। उसने तेजी के साथ अपने ऊंट को ललकारते हुए उसे हाँका। ढोला के हाँकते ही एक पैर से बंधा होने के कारण भी ऊंट तेजी से दौड़ने लगा। ऊंट ने तेज गति से भागते हुए उमर सुमरा के सभी सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। जब ढोला और सुमरा के सैनिकों के बीच काफी फासला हो गया, तब एक चरवाहा ढोला मारू को रास्ते में मिला, जिसने उन्हें बताया कि आपके ऊंट का एक पैर बंधा हुआ है। ढोला ने तुरंत रस्सी को काट दिया और वो रस्सी उस चरवाहे को देते हुए बोला, अगर उमर सुमरा हमारा पीछा करते हुए आए तो उसे ये रस्सी दे देना और कहना, ढोला के ऊंट ने 3 पांवों से कठिन घड़ियां काट दी हैं, अब उसके चारों पैर जमीन पर हैं। इतना कहते हुए ढोला ने ऊंट को हाँका तो वो तेज गति से दौड़ते हुए
हवा में तैरने लगा। काफी देर बाद ढोला का पीछा करते हुए उमर सुमरा आया तो चरवाहे ने उसे वो रस्सी दिखाते हुए सारी बात बताई। चरवाहे की बात सुन उमर सुमरा अत्यंत निराश हो गया और चुपचाप वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर ढोला अपनी पत्नी के साथ नरवरगढ़ पहुंच चुका था। वे सुस्ताने के लिए कुछ देर बाग में बैठ गए। ढोला मारू को देख भागा भागा बागवान राजा नल के पास गया और उन्हें शुभ समाचार सुनाया। इस शुभ संदेश के लिए राजा नल ने बागवान को बहुत सारा इनाम दिया। बाग में ही उत्सव का आयोजन किया गया। रानी दमयंती खुद अपने बेटे और बहू को लाने के लिए बाग में आई। रानी दमयंती ने जब अपनी बहू का मुखड़ा देखा तो उसके सौंदर्य की तारीफ की और मुख दिखाई की रस्म में 10 गांव मारू को दिए। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। शुभ मुहूर्त में ढोला घोड़े पर सवार होकर पत्नी मारू के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। सहेलियों द्वारा मंगल गीत गाए जा रहे थे। डुमनियां बधावा गा रही थीं। 32 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। हर तरफ मारे खुशी के नृत्य हो रहा था। स्वागत के बाद ढोला पत्नी के साथ अपने पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचा। फिर वो अपनी नई पत्नी मारू को लेकर महल के एक आलीशान कक्ष में ठहरते हैं। थोड़ी देर बाद रानी मालवण भी आ जाती है। तीनों बड़े ही प्रेम से साथ साथ बैठ जाते हैं। मालवण ने नई रानी के रूप सौंदर्य की तारीफ की और ढोला से मार्ग के किस्से पूछे। ढोला ने रास्ते में पुष्कर में देखे विवाह के स्मृति चिन्ह से लेकर उमर सुमरा और उस चरवाहे वाले सारे किस्से मालवण को सुनाए। अंततः रानी मालवण भी इसी सोच के साथ सब्र कर लेती है कि राजाओं की कई कई पत्नियां होती हैं। रानी मारू भी यहाँ आकर अत्यंत हर्षित थी। आखिरकार उसका सपना जो पूरा हो गया था। तीनों में काफी देर तक हंसी मजाक चलता रहा। मारू को ढोला अत्यधिक प्रेम करता था, पर फिर भी वो अपने सास ससुर के कहे में रहती। ढोला मारू और मालवण ने बड़े ही शान और उत्साह के साथ अपना जीवन यापन किया। ढोला मारू की ये प्रेम कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो भी श्रोता इस कथा को सुनता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। निष्कर्ष, ढोला और मारू की कथा केवल प्रेमियों की दास्तान नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य प्रकट करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों की अग्नि परीक्षा से गुजरकर और भी पवित्र बनता है। जब मन में विश्वास हो और हृदय में सत्यता, तो कोई भी शक्ति प्रेम को मिटा नहीं सकती। रानी मालवण की ईर्ष्या हमें यह संदेश देती है कि जलन और द्वेष का अंत सदैव विनाश में ही होता है, जबकि ढोला और मारू की निष्ठा हमें बताती है कि त्याग और विश्वास से ही जीवन की राह प्रकाशित होती है। प्रेम का मार्ग सरल नहीं, उसमें कठिनाइयां, छल और परीक्षा अवश्य होती हैं, परंतु वही सच्चे रिश्ते की पहचान है। यह गाथा हमें यह भी याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी घड़ी आती है जब उसे अपने हृदय की आवाज सुननी पड़ती है। जो उस आंतरिक पुकार पर चल पड़ता है वही सच्ची मंजिल पाता है। ढोला और मारू का मिलन इस सत्य का प्रमाण है कि प्रेम केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं बल्कि आत्माओं का शाश्वत मिलन है, और जब आत्माएं मिलती हैं तो समय, दूरी और मृत्यु भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मेरे सभी प्रिय दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप केवल एक दर्शक नहीं बल्कि मेरी इस जर्नी में शामिल मेरा परिवार हो। शुक्रिया आप सबका।